welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys today we are going to talk about Roscoe Pound. Guys, Roscoe Pound belongs to Sociological School of Jurisprudence. That's why his legal philosophy is centered around functional aspect of law and its effect on society, whereby law refers to law in action, which is existing law or current law. Guys, Roscoe Pound described Sociological School of Jurisprudence as experimental school of jurisprudence. Why do you think so? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आपको सोशियोलॉजिकल स्कूल का एसेंस पता है, आपको सेंट्रल फिलॉसफी बिहाइंड सोशियोलॉजिकल स्कूल पता है, यू वोंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि इन्होंने सोशियोलॉजिकल स्कूल को एक्सपेरिमेंटल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्यों कहा। बाय सेइंग दिस गाइज ही कैरिड फॉरवर्ड द एसेंस ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। उन्होंने कहा कि लॉ जो है वो अल्टीमेटली सोसाइटी पे एप्लीकेबल होता है। लॉ का एक ही फंक्शन है विच इज टू हार्मोनाइज कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स इन सोसाइटी, और सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना ही लॉ का अल्टीमेट एम है, अल्टीमेट पर्पस है। अगर कोई लॉ ऐसा है गाइज विच इज़ नॉट केटरिंग टू द चेंजिंग नीड्स एंड पैटर्न्स ऑफ सोसाइटी, दैट लॉ इज़ नॉट लिविंग लॉ। क्योंकि वो लिविंग नहीं है तो वो सोसाइटी को डायनामिक नहीं रख पाएगा, वो सोसाइटी को कहीं ना कहीं स्टैटिक और स्टेगनेंट कर देगा। दैट लॉ इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द पीपल एंड हेंस इट मस्ट बी स्ट्रक डाउन, इट मस्ट बी डिस्कार्डेड। उन्होंने कहा कि वी नेवर नो कि कौन सा लॉ फेवरेबल है और कौन सा अनफेवरेबल है। इट इज़ ओनली अपॉन एन एक्सपेरिमेंट बाय अप्लाइंग दैट लॉ इन द सोसाइटी कि हमें पता लगेगा कि वो लोगों के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है नहीं करता। अगर लोगों की सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स को लॉ पूरा करता है तो वो लॉ बहुत अच्छा है एंड इट इज़ रियली सर्विंग इट्स यूजफुल पर्पस। लेकिन गाइज अगर कोई लॉ कॉन्ट्ररी है जो लोगों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता है, विच इज़ नॉट केटरिंग टू देयर नीड्स, दैट लॉ मस्ट बी स्ट्रक डाउन। सो इट इज़ मेयरली एन एक्सपेरिमेंट कि लॉ को सोसाइटी में लाया जाए, उसको एप्लीकेबल किया जाए, फिर उसके इफेक्ट्स को स्टडी किया जाए, फंक्शनल रोल ऑफ लॉ एंड इट्स इफेक्ट ऑन सोसाइटी देखा जाए। अगर इफेक्ट पॉजिटिव है तो उसे रख लिया जाएगा, नेगेटिव या अनफेवरेबल है तो उसे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। इसीलिए इन्होंने सोशियोलॉजिकल स्कूल को एक्सपेरिमेंटल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का भी नाम दिया है। आई होप गाइज आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। नाउ गाइज इफ वी डिस्कस रॉस्को पाउंड्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस अंडर 3 मेजर हेड्स, वो बहुत ईजी हैं। फर्स्ट इज दैट ही लेड एम्फेसिस ऑन फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लॉ, secondly his theory of social engineering, and third is his jural postulates। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं। So guys, first is that he laid emphasis on functional aspect of law and its effect on society। Guys, Roscoe Pound also says that law is not merely a set of abstract rules, it is something more than that। उन्होंने कहा the ultimate aim of law is to balance conflicting interests in society, thereby harmonizing and reconciling relationship in the society between individuals and society। I hope guys आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। By maximizing satisfaction with minimum friction in the society is the ultimate aim or function or purpose of law। Guys, इसी चीज़ को रॉस्को पाउंड ने अपनी theory of social engineering कहा है। I've told you second important point is his theory of social engineering। Social engineering means कि हमें society की engineering करनी है, हमें सोसाइटी को समझना है कि सोसाइटी किस तरीके से बिहेव करती है, उस पर लॉज किस तरीके से एप्लीकेबल होते हैं। वो कब समझ आएगा? जब हम एक्सपेरिमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस पे फोकस करेंगे, सोसाइटी को समझेंगे, लॉज को एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या लॉ सोसाइटी की रिक्वायरमेंट में फिट होता है, क्या नहीं होता। आई होप गाइस दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। सोशल इंजीनियरिंग सिर्फ एक वोकैबुलरी है रॉस्को पाउंड की, जिसका मतलब बहुत सिंपल है। उसका मतलब यही है कि आपको सोसाइटी की इंजीनियरिंग करनी है। वो किस तरीके से होगा? एक्सपेरिमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस की हेल्प से आप सोशल इंजीनियरिंग करोगे। दिस इज हिज कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। मूविंग ऑन टू द थर्ड इंपॉर्टेंट हेड ऑफ रॉस्को पाउंड इज हिज ज्यूरल पॉस्टुलेट्स। गाइस, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। लेट मी मेक यू फेमिलियर विद व्हाट ज्यूरल पॉस्टुलेट्स मीन। गाइस, ज्यूरल पॉस्टुलेट्स आर सेट स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस व्हिच अ लॉ हैज टू परस्यू इन सोसाइटी फॉर अ राइटियस एंड सिविलाइज्ड लाइफ। अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं, ज्यूरल पॉस्टुलेट्स का ये मतलब होता है कि एक सोसाइटी में बिल्कुल सही मायने में लोग रहें और एक सिविलाइज्ड लाइफ लीड करें। उस चीज़ के लिए लॉ का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस लॉ में क्या होगा? कुछ ऐसी गाइडलाइंस होंगी, कुछ ऐसे सेट स्टैंडर्ड्स होंगे जो उस लॉ को फॉलो करने हैं, तभी वो अपना पर्पस पूरा करेगा ऑफ सिविलाइज्ड एंड राइटियस लाइफ। अब वो सेट स्टैंडर्ड्स या गाइडलाइंस क्या है, वही रॉस्को पाउंड ने अपने 5 ज्यूरल पॉस्टुलेट्स में दिए हैं। देयर आर 5 ज्यूरल पॉस्टुलेट्स ऑफ रॉस्को पाउंड जो ये बताते हैं कि एक लॉ को कैसा होना चाहिए ताकि वो लॉ जब सोसाइटी पे एप्लीकेबल हो तो राइटियस एंड सिविलाइज्ड लाइफ लोग लीड कर सके, अनसिविलाइज्ड तरीके से लोग ना रहें। सो गाइस, सबसे पहला ज्यूरल पॉस्टुलेट क्या है? हम यहाँ पे ये मान के चलते ज्यूरल पॉस्टुलेट्स की सबसे पहली लाइन आएगी कि इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी मेन मस्ट बी एबल टू अज्यूम।
हम ये मान के चलेंगे कि हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में हैं, और अगर एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में आप रहना चाहते हो, हर एक पर्सन, एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी मस्ट बी एबल टू अज्यूम, हमें ये अज्यूम करके चलना है कि हमें ये सब करना है, और अगर हम ये सब करेंगे तो अपने आप वो लॉ जो है वो राइटियस एंड सिविलाइज्ड लाइफ लीड करेगा। अब आप ये जुरल पॉस्टुलेट्स को समझो। फर्स्ट जुरल पॉस्टुलेट इज दैट in a civilized society, men must be able to assume that others will commit no intentional aggression upon them. ये important jural postulate है, first jural postulate, no intentional aggression. Guys, अगर हम एक civilized society में रहते हैं या उस life को lead करना चाहते हैं, तो ये important है कि मैं ये assume करके चलूँ कि आप मेरे पे कोई भी intentional aggression नहीं commit करोगे। एट द सेम टाइम यू विल बी एबल टू अज्यूम कि मैं आप पे कोई इंटेंशनल एग्रेशन नहीं करूँगी। अगर इंटेंशनल एग्रेशन कोई नहीं करेगा, हम ये अज्यूम करके चलेंगे, तो एक सिविलाइज्ड एंड पीसफुल लाइफ हम लोग लीड कर सकते हैं। सेकेंड जुरल पॉस्टुलेट क्या है? इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी मेन मस्ट बी एबल टू अज्यूम दैट देयर इज अ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड जुरल पॉस्टुलेट इज दैट देयर मस्ट एंड देयर शैल बी अ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स प्रॉपर्टी। अब गाइज होगा क्या, इसका ये इस जुरल पॉस्टुलेट का ये कहना है कि वट एवर आई हैव अर्नड बाय माई ओन स्किल एंड बाय माई ओन एफर्ट इज माइन एंड आई विल अप्रोप्रिएट इट टू माई ओन यूज़। और जो आपने अपने स्किल और एफर्ट को यूज़ करके अर्न किया वो आपका है, यानी कि वी पीपल विल हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स प्रॉपर्टी। यू विल नॉट इंक्रोच इन टू माइन एंड आई विल नॉट इंक्रोच इन टू योर्स। जो चीज़ मेरी है वो मेरी है और जो आपकी है वो आपकी है। वट एवर यू हैव अप्रोप्रिएटेड बाय योर ओन स्किल, योर ओन एफर्ट एंड योर ओन टैलेंट, वो चीज़ आपकी है, और जो मैंने अपना अर्न किया वो मेरी है। दिस इज इट। और अगर सोसाइटी में ये चीज़ होगी, मेन ये अज्यूम करके चलें कि दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स प्रॉपर्टी, तो डेफिनेटली सोसाइटी में क्या रहेगी, एक हार्मनी रहेगी, पीस रहेगा, एंड सिविलाइज्ड सोसाइटी में हम लाइफ लीड कर सकते हैं। थर्ड जुरल पॉस्टुलेट क्या है कि मेन को ये अज्यूम करके चलना है that everyone has to act in good faith. ये है that those with whom they deal as a member of society must act in good faith and honestly. अब guys इस जुरल postulate को with the help of an example समझते हैं। For example guys, I have appropriated something, मुझे कुछ ऐसा मिला लेकिन वो by mistake मिला at the expense of some other person. For example guys, I have appropriated a watch. मेरे को एक घड़ी मिलती है लेकिन वो वॉच मेरी नहीं है और मुझे पता है कि वो मेरी नहीं है। आई हैव ग्रैब्ड इट एट समबडीज एक्सपेंस, किसी की तो होगी। तो ये पॉस्टुलेट, जुरल पॉस्टुलेट क्या कहता है दैट मुझे उसको अपने यूज़ के लिए अप्रोप्रिएट नहीं करना। एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, एज अ डीलर इन सोसाइटी, मुझे क्या करना है, एक राइटियस एंड सिविलाइज्ड लाइफ के लिए मुझे ये चीज़ उसको लौटा देनी है जिसकी वो है। आई मस्ट रिवर्ट इट बैक, स्पेसिफिकली वही चीज़ मुझे वापस कर देनी है, या फिर आई हैव टू अप्रोप्रिएट इट बैक इन अ वे कि मुझे इक्विवेलेंट अमाउंट वापस कर देनी है। इट मीन्स ऐसी कोई भी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे यू और मी, हम कोई भी चीज़ बाय मिस्टेक ले सकते हैं, हमने जानबूझ के नहीं किया, बाय मिस्टेक मिली, बट एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी वी हैव टू एक्ट इन गुड फेथ एंड ऑनेस्टली। कोई बैड इंटेंशन या मैलिफाइड नहीं होना चाहिए, और हमें जो चीज़ मिली है बीट बाय मिस्टेक एट समबडीज एक्सपेंस, हमें उसको अनजस्टली एनरिच नहीं करना है और उसको वापस कर देना है बाय एक्टिंग इन गुड फेथ एंड ऑनेस्टली। इट मीन्स या उसी चीज़ को स्पेसिफिकली रिटर्न करना होगा या फिर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ दैट थिंग, तभी एक राइटियस एंड सिविलाइज्ड लाइफ लीड हो सकती है। एवरीवन हैज़ टू एक्ट इन गुड फेथ एंड ऑनेस्टली। फोर्थ एंड फिफ्थ जुरल पॉस्टुलेट का इस बहुत सिमिलर है। फोर्थ एंड फिफ्थ जुरल पॉस्टुलेट क्या कहता है कि अगर आप एक सिविलाइज्ड सोसाइटी लीड करना चाहते हो, हर एक इंसान को मेन मस्ट बी एबल टू अज्यूम दैट दोज हु एंगेज इन सम कोर्स ऑफ कंडक्ट मस्ट एक्ट विद ड्यू केयर। ड्यू केयर से आपको काम करना है। कोई भी कोर्स ऑफ कंडक्ट आप कर सकते हो, आपको वो ड्यू केयर से करना है। ड्यू केयर का मतलब है यू हैव नॉट गॉट टू एक्ट नेग्लिजेंटली एट एनी कॉस्ट। आपको नेग्लिजेंटली एक्ट नहीं करना टू द प्रेजुडाइस और टू द हार्म ऑफ अदर्स, whereby you are exposing others to some kind of unreasonable risk of injury। कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, जो भी काम करना है वो विद ड्यू केयर करना है, नेग्लिजेंटली नहीं करना। क्योंकि गाइस अगर आप कोई चीज़ नेग्लिजेंटली करोगे दैट विल बी टू द प्रेजुडाइस ऑफ अदर्स, किसी ना किसी को उससे नुकसान होगा। इफ़ यू ड्राइव नेग्लिजेंटली, किसी ना किसी का एक्सीडेंट होगा, सो यू आर डूइंग इट एट द एक्सपेंस और टू द प्रेजुडाइस ऑफ सम अदर पर्सन एंड यू आर एक्सपोजिंग दोज पीपल टू अनरीजनेबल रिस्क ऑफ इंजरी। आपको ये नहीं करना है। यही इनका जुरल पॉस्टुलेट है, आपको गुड फेथ में, आई एम सो सॉरी, आपको विद ड्यू केयर एक्ट करना है। जुरल पॉस्टुलेट 5 भी यही कहता है कि अगर आप कोई ऐसे बिजनेस में एंगेज हो गाइज जिसकी एक नेचुरल टेंडेंसी है, आप ऐसे बिजनेस में एंगेज हो जहाँ पे आप ऐसी चीज़ों के साथ, थिंग्स के साथ डील करते हो विच हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ क्रॉसिंग देयर बाउंड्रीज,
thereby causing harms to other people. बहुत हार्म होगा किसी और को. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके जुरल पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग दैट यू हैव टू रिस्ट्रेन दैट थिंग विद इन इट्स ओन बाउंड्स. अब यहाँ पे आपको एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का बेस्ट केस है. गाइस एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हमने एब्सोल्यूट लायबिलिटी में डिस्कस किया था व्हाइल वी वर डिस्कसिंग लॉ ऑफ टॉर्ट्स. वहाँ पे हमने एब्सोल्यूट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था. जुरल पॉस्टुलेट 5 जो रॉस्को पाउंड का है वो इसी चीज़ के साथ डील करता है कि अगर आपको पता है आपका ऐसा बिजनेस है, वहाँ पे ओलियम गैस प्लांट था जो गैस लीक हो चुकी थी, तो अगर आपको पता है आपका ऐसा बिजनेस है जहाँ पे जो आपकी थिंग्स हैं दे हैव अ नेचुरल टेंडेंसी दैट दे माइट क्रॉस देयर बाउंड्रीज, और अगर वो अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर देंगी तो what will happen, that will have an impact on impact to the prejudice of others होगा. तो आपको उस चीज़ को नहीं करना. इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको उसको रिस्ट्रेन करके रखना है विद इन देयर प्रॉपर बाउंड्स कि किसी और को नुकसान ना हो. एंड ही सेज दैट कि अगर ये सारे जुरल पॉस्टुलेट्स को कोई फॉलो करे या एक लॉ में ये सारे जुरल पॉस्टुलेट्स हो, देन दैट लॉ विल डेफिनेटली केटर टू द नीड्स ऑफ पीपल और एक सिविलाइज एंड राइटियस लाइफ लीड हो सकती है बहुत अच्छे तरीके से. बट गाइज एट द सेम टाइम रॉस्को पाउंड ने ये भी कहा कि ये जुरल पॉस्टुलेट्स एब्सोल्यूट जुरल पॉस्टुलेट्स नहीं हैं. एब्सोल्यूट नहीं है से मतलब है कि ये रिलेटिव इन नेचर है, दे आर चेंजिंग इन नेचर इन नियर टाइम्स. क्योंकि सोसाइटी प्रोग्रेसिव है तो जुरल पॉस्टुलेट्स भी प्रोग्रेस करेंगे. न्यू जुरल पॉस्टुलेट्स मे बी एडेड एंड एनी वन ऑफ दीज मे बी डिलीटेड अगर सोसाइटी की नीड्स को ये लगा. आई होप गाइज आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है. स्टिल गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है पर्टेनिंग रॉस्को पाउंड्स लीगल थ्योरी, प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल बी रिप्लाइंग टू ऑल द डाउट्स एंड क्वेरीज. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye bye.